विभाजनकारी ताकतें हारी है। प्रधानमंत्री ने जितनी राजनीतिक ताकत के साथ इस साल की शुरुआत की थी, उतनी ही राजनीतिक ताकत के साथ प्रधानमंत्री मोदी ये साल समाप्त करने वाले हैं। जून तक भले ही ऐसा लग रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी अब कमजोर हो रही है राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन नवंबर आते आते एक बार फिर से साफ हो चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को तोड़ना इतना भी आसान नहीं है। जितने आश्चर्यचकित प्रधानमंत्री मोदी थे 4 जून को, उससे 10 गुना ज्यादा आश्चर्यचकित आज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद हुए कई विधानसभा चुनाव में जहां पे इंडिया गठबंधन को बढ़त दिखाई दे रही थी, वहां पे इंडिया गठबंधन का सफाया हो चुका है। हरियाणा विधानसभा चुनाव हारने के बाद ऐसा लगा कि शायद आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ज्यादा ध्यान देगी, गठबंधन को साथ लेके चलेगी, समय पर गठबंधन की सीटें तय कर लेगी और साथ में चुनाव लड़ेगी। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव आते आते ये सारी उम्मीदें सिर्फ उम्मीदें ही बन के रह गई। कांग्रेस पार्टी अपने वादों पर खड़ी नहीं उतर पाई। समय के साथ वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच और बाकी अन्य दलों के बीच सीट शेयरिंग नहीं बैठा पाई और चुनाव की शुरुआत में काफी दिक्कतें एक बार फिर से नजर आई। अकेले एकनाथ शिंदे ने ही इतनी विधानसभा सीटें जीत ली हैं जितनी पूरे महाविकास अघाड़ी ने नहीं जीती हैं साथ में। और ये एक बड़ा संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को अभी भी लहर पलटना बहुत अच्छे से आता है। सबसे पहले तो कई जाने माने नाम इस चुनाव में उतरे थे और हर एक चुनाव का परिणाम चौंकाने वाला आया। जहां वर्ली में लग रहा था कि शायद मिलिंद देवरा आदित्य ठाकरे को टक्कर देके हरा सकते हैं, वहां पे आदित्य ठाकरे एक बार फिर से जीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मशहूर अदाकारा स्वरा भास्कर के पति फहीद अहमद, जो एनसीपी एसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, वो चुनाव हार जाते हैं और स्वरा भास्कर ये कहने लगती हैं कि ईवीएम में खोट है, ईवीएम में खोट। मशहूर कलाकार रितेश देशमुख इस बार अपने भाइयों के लिए चुनाव प्रचार में उतरे और कांग्रेस पार्टी के लिए जोर शोर से प्रचार कर रहे थे। रितेश देशमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बेटे हैं, लेकिन रितेश देशमुख के दोनों ही भाई इस बार विधानसभा चुनाव अपनी अपनी सीटों पर हार गए। जहां तक अजीत पवार की एनसीपी का सवाल था, अगर लोकसभा में महाराष्ट्र की जनता ने अजीत पवार को नकारा था, तो विधानसभा चुनाव में अजीत पवार को अपना लिया है और शरद पवार को नकार दिया है। और अगर अन्य दलों की बात करें तो राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे अपनी सीट हार चुके हैं। ये उनका पॉलिटिकल डेब्यू था, वो पहली बार जिंदगी में चुनाव में उतरे थे और वो अपना पहला चुनाव हार चुके हैं। इस चुनाव के परिणाम से बहुत सारे सवालों का जवाब हमें मिल जाता है कि महाराष्ट्र की जनता किन पार्टियों को असली हकदार मानती है उनके नामों का। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को जो बहुमत मिला है, उसके कारण अब उद्धव बालासाहेब ठाकरे को बड़ी ठेस पहुंची है और शरद पवार को भी बहुत बड़ी ठेस पहुंची है, क्योंकि दोनों के हाथ से उनकी पार्टी चली गई, उनका चुनाव चिन्ह तक चला गया। दोनों ने अलग चुनाव चिन्ह पर अपना चुनाव लड़ा और उनका असली चुनाव चिन्ह अब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के हाथ में है। ये बात साफ है कि बाला साहेब ठाकरे जिस तरीके की राजनीति करते थे, वो राजनीति आज उद्धव ठाकरे नहीं कर रहे हैं। शिवसेना की जो एक ओरिजिनल ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स थी, नेशनलिज्म की, हिंदुत्व की, मराठी आइडेंटिटी की, वो एकनाथ शिंदे के साथ जच गई है। वो एकनाथ शिंदे पर जचती है और अब वो एकनाथ शिंदे के फेवर में काम कर रही है। इन सब बातों का मूल भाव क्या निकल के आता है कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से अपने फुल फॉर्म में आ चुके हैं। जितनी राजनीतिक ताकत के साथ प्रधानमंत्री मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव में घुसे थे, उतनी राजनीतिक ताकत के साथ वो चुनाव से निकले तो नहीं, लेकिन साल खत्म होते होते प्रधानमंत्री मोदी ने धीमे धीमे करके विधानसभा चुनावों में जीत हासिल कर करके वापस अपने आप को एक ऐसे स्तर पर ले आया है जहां पर जनता उन्हें सचमुच में एकमात्र विकल्प मानती है। लेकिन क्या इस सबका श्रेय सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और उनके अविश्वसनीय व्यक्तित्व को जाता है? बिल्कुल भी नहीं। हमें यहाँ पे समझने की जरूरत यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनावों से बहुत कुछ सीखा और सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने सीखी वो थी कि उन्हें सरकार से ज्यादा संगठन पे निर्भर होकर चुनाव लड़ना पड़ेगा, वरना वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। प्रधानमंत्री की एक खासियत यह है कि वो चुनाव हारे चाहे जीते, वो हर एक हार और हर एक जीत से कुछ ना कुछ सीखते जरूर हैं और यही सीख उन्हें 4 जून के परिणाम के बाद मिली। हर बड़ा मीडिया हाउस यही दिखा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में हारने वाली है, बस सवाल यह है कि कितनी सीटों से हारेगी। और जब परिणाम आए, सारी परिस्थितियां पलट गई और भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आ गई। और हरियाणा के बाद
महाराष्ट्र वो दूसरा बड़ा राज्य है जहां पे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में सरकार चला रही थी और चुनाव जीतकर दोबारा उभरी है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन दुनिया के किसी और राजनीतिक दल के संगठन से एकदम अलग है। एक बहुत बड़ा सवाल उठा था जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरीके से हारी थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बार में 37 सीटों पर ये लोग हार गए, और एक ऐसे राज्य में जहां पर जाना माना मुख्यमंत्री बैठा हो। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन राष्ट्रीय स्तर के संगठन से नाराज था और प्रदेशी स्तर के संगठन में भी बहुत नोकझोंक चल रही थी। लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसे कई मुद्दे भी उठा दिए गए भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जैसे कि आरक्षण खत्म हो जाएगा या संविधान बदल देंगे, जो उनके ऊपर बैकफायर कर गया। और इसी वजह से अखिलेश यादव का जो पीडीए का नारा था उसको और ज्यादा मजबूती मिल गई और बहन जी का वोटर भी भारी मात्रा में समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया। उत्तर प्रदेश में हार के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई थी तो वहां पे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यही एग्जैक्ट लाइन कही थी कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। और शायद भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व ने केशव प्रसाद मौर्य की यह बात समझ ली और सुन ली और इस बात को लेकर आगे काम भी किया। हरियाणा में और महाराष्ट्र में दोनों जगहों पर गठबंधन की सरकारें थी, सीधे भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत का अंक नहीं था। उसके बाद भी उन्होंने संगठन लगाया, मेहनत की और महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां पे सबको लगा था कि बड़ा झटका आने वाला है सत्ताधारी दल को, वहां पे खेल पलट के सत्ताधारी दल जो सीटों पर था उससे ज्यादा सीटें जीतकर वापस आया है। ये थी सिर्फ संगठन की बात। दूसरी सबसे बड़ी खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों चुनावों में अपने सहयोगी दलों के साथ सही तरीके से व्यवहार किया, उन्हें समझा और यह समझा कि अगर सहयोगी दलों को सही समय पर नहीं शांत कराया और अपने दायरे में नहीं रखा तो ये चुनाव हाथ से निकल जाएगा। इसलिए आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी हैं और चुनाव के बाद नायाब सिंह सैनी को हटाया नहीं गया और किसी और को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। हो सकता है महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी ये निर्णय ले कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री रहेंगे और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री रहेंगे। और यह है भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बड़ी खासियत, लोकसभा चुनाव के बाद से ज्यादा दिखाई पड़ रही है। उसके पहले तक भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर जो गठबंधन था, एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उसे नकार दिया था क्योंकि उनके पास बड़ी बहुमत थी, तो उन्हें लगा कि अब गठबंधन के दलों पर उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 4 जून के बाद गठबंधन के दलों की वजह से प्रधानमंत्री मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बन पाए। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को एक साथ लेकर उनकी सहमति से उनके राज्यों के लिए बजट में स्पेशल पैकेजेस अनाउंस करना, उनकी मदद लेना, उनको इज्जत देना, ये सब प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक समझ का एक बहुत अच्छा प्रतीक है। कांग्रेस पार्टी का रवैया ऐसा रहता है कि जिन भी राज्यों में वो अगर बड़ा दल है वहां पे वो अपने सहयोगी दलों को कुछ नहीं समझती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे जब चुनाव लड़ने की बात होती है तो कांग्रेस पार्टी अपने प्रदेशी स्तर पे जो सहयोगी दल हैं उन्हीं की बैसाखी बना बना के चुनाव जीतने की कोशिश करती है। तो ये है 2 बड़े कारण प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक शक्ति की वापसी के लिए। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से उतने ही ताकतवर लग रहे हैं जितने वो एक समय पर लोकसभा चुनाव होने से पहले दिखाई पड़ रहे थे।